ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सौवसाऊणं बन्ध उदय सता सहित कर्मथान करिन नेमि चंद जयवंत जगे भये केवली स्पर। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद जी ने गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका लिखी है। इसमें से अभी हमारा ये स्थान समुत्कीर्तन का प्रकरण चल रहा है, यानी स्थानों का कथन। समुत्कीर्तन करना यानी क्या है, उसका कथन करना, उसकी प्ररूपणा, कौन कौन के स्थान होते हैं। ये स्थान किस में लगाए हमने, बंध के स्थान, उदय के स्थान, उदीर्णा के स्थान, सत्व के स्थान। स्थान का अर्थ क्या है, हाँ, एक जीव के एक समय में कितने प्रकृतियाँ बंध रूप होती है। अभी एक तो हमने मूल प्रकृतियों में देखा और बाद में एक एक प्रकृति पर उत्तर प्रकृतियों में देख रहे थे। मूल प्रकृतियों में हमने कैसे देखा, कितने का बंध हो सकता है, तो 8 का हो सकता है, तो 8 प्रकृति रूप एक बंध स्थान। 7 का होता है आयु बिना, तो 7 प्रकृति रूप बंध स्थान। फिर हमने देखा सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 6 प्रकृति रूप एक बंध स्थान, और फिर 11वें 12वें 13वें में एक प्रकृति रूप बंध स्थान। फिर हमने उसमें ये भी लगाया था कि पहले कम बंध था, फिर अधिक होने लगे, उसको क्या कहेंगे, भुजाकार। और पहले अधिक था और फिर कम होंगे, अल्पतर। उतना का उतना रहे, अवस्थित। और नहीं हो रहा था, होने लगे, तो अवक्तव्य। मूल प्रकृति में अवक्तव्य कभी नहीं होगा, क्योंकि मूल प्रकृति कोई भी नहीं बनती। ऐसा कब होता है, तो अयोगी में। पर नहीं बन रही थी फिर बंधने लगी, ऐसा हो जाएगा क्या? इसलिए उसमें अवक्तव्य वाला भंग जिसको कहेंगे वो नहीं होगा। बाकी भुजागार हो गए, अल्पतर हो गए, अवस्थित भी हो गए। ये हमने मूल प्रकृतियों पर देखे थे। उदय में भी हम देख सकते हैं एट ए टाइम कितने मूल प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। 8 का होता है ना, 8 का उदय चल रहा है। कब तक 8 का उदय चल रहा है? हाँ, 10वें गुणस्थान तक। क्यों, वहाँ मोहनीय का उदय, बंध तो 9वें तक था। उदय सूक्ष्म लोक भी है ना, यानी मोहनीय का उदय है ना कोई प्रकृति उदय रूप है। तो मूल प्रकृतियों में हम देख रहे थे, तो 10वें गुणस्थान तक 8 का उदय है। जब मोह का क्षय हो जाता है तो क्या होगा, 7 का उदय है। और फिर ज्ञानावरण दर्शन अंतरा एक साथ नष्ट होते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है 4 का। तो 13वें वाले का 4 का उदय है कि 14वें वाले का, दोनों को। तो उदय के स्थान कैसे देखे, 8 का उदय है, 7 का उदय है और 4 का उदय है। ये मूल प्रकृतियों में हमने देखा। ऐसे ही सत्व स्थान देख सकते हैं। मोहिनी की सत्ता कहाँ नष्ट हुई, 10वें में नष्ट हुई। तब तक कितने की सत्ता थी, 8 उदय था, तो 8 की सत्ता है कि नहीं है। हाँ, 10वें में वो नष्ट हो गए, तो 12वें में कितने की सत्ता रही, 7 की। यानी 3 घाती कर्म और 4 आघाती कर्म। और जब 13वें गुणस्थान में आ गया, 4 की सत्ता रही। इस तरह से उसका अर्थ करना है। अभी ये तो हमने मूल प्रकृतियों में देखा, अभी हमको उत्तर प्रकृतियों में देखना है। तो हमने देखा था, देखो यहाँ आते हैं हम,
मोहिनी में ही चालू किया था ना पहले हमने ये भी देखा था। अभी ज्ञानावरण में हम बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान देखते हैं। वो तो आसान है ना। ज्ञानावरण की प्रकृतियाँ कितनी है? 5 है। तो 5 5 5 का एक ही बंध स्थान है। कहाँ से कहाँ तक? 1 से बंध कहाँ तक है? 10वें तक। ज्ञानावरण का बंध कहाँ तक है? 10वें। उदय 12वें तक है। हाँ, तो उसका एक ही बंध स्थान है और सभी गुण स्थानों में वही एक ही बंध स्थान पाया जाएगा। उसका उदय कितना का चलेगा एट ए टाइम? उदय एक का ही है, बाकी ज्ञानावरण सो जाएंगे क्या? ज्ञानावरण के? अरे 5 का उदय है ना। जैसे उदय देशघाती रूप हो गया, सर्वघाती रूप है, तो उदय तो सबका है कि नहीं? अभी आपकी बात करेंगे। आपको मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, तो मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण का क्षोभ में उदय तो चल ही रहा है। और अभी मनपरे ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण का उदय है कि नहीं है? अगर उदय नहीं है तो आपको केवल ज्ञान है मानना पड़ेगा। 5 का बंध तो है, 5 का उदय भी है। कहाँ तक है? 12वें के अंत समय तक, क्योंकि वहाँ तक सत्ता भी है, उदय भी है। अंतिम समय वो उदय रूप होकर ही जाने वाला है, अपनी स्वयं के स्वरूप से, यानी स्वरूप से उदय में आकर नष्ट होता है। जहाँ तक उदय वहाँ तक सत्ता भी है। ये ज्ञानावरण की बात देखिए। अब दर्शनावरण की बात करते हैं। दर्शनावरण में पहले दूसरे गुण स्थानों में कितने का बंध था? हमने देखा था 9 का। फिर बंध उच्चिति हुई 3 की। हाँ, तो फिर कितना बंध? तीसरे गुण स्थान से लेकर 6 का बंध स्थान है। कहाँ तक? 8वें के पहले भाग तक। 8वें के दूसरे भाग से लेकर 4 का बंध हो रहा है। कब तक होगा? 10वें के अंत। 12वें में उदय है। बंध कहाँ तक है? 10वें तक। ये देखा ना। तो बंध स्थान हमने 3 देखे, 9 का बंध, 6 का बंध, 4 का बंध। अब उदय की बात करते हैं। दर्शनावरण का उदय कहाँ कितना होगा? हाँ, देखो, या तो 4 का उदय होगा या 5 का होगा। निद्रा का उदय हर समय कहाँ चल रहा है? अभी तो जागृत है कि नहीं आप? निद्रा में क्या विशेषता है? उदय होगा या अनुदय होगा, बस। बाकी 4 का तो उदय हर समय चल रहा है। दर्शनावरण के 4 का उदय चल रहा है कि नहीं? कब तक चलेगा? जब तक क्षय नहीं होता तब तक चलेगा। 12वें में जाकर क्षय हो जाएगा उसका। परंतु उदय कैसा कहलाएगा? कौन सी निद्रा है उसकी बात नहीं। अगर निद्रा नहीं है, जागृत है, तो 4 का उदय चल रहा है। अब जब यानी निद्रा की अवस्था नहीं, जब सो रहा है, अब सो रहा है तो 5 निद्रा का एट ए टाइम किसी को उदय नहीं होगा। एक निद्रा का उदय एट ए टाइम होता है, वो भी अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा कभी नहीं होगा। आप कहेंगे क्या बात करें, हम 8-8 घंटे सोते हैं ना। अरे 8-8 घंटे सोते हो, उसमें अंतर्मुहूर्त में निद्रा बदल जाती है। कभी स्त्यान वृद्धि होगी, कभी निद्रा होगी, या बीच में थोड़ा जागृत अवस्था भी हो जाएगी। नींद में बीच में कुछ जागते हैं कि नहीं जागते, फिर सो जाते हैं करवट बदल कर। अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा निद्रा का उदय नहीं है। एक पर्टिकुलर निद्रा का उदय नहीं है। होगा नहीं सके, लाइट निद्रा हो गई, फिर डीप हो गई, फिर लाइट हो गई, फिर अन्य हो गई। 5 प्रकार की है, तो उसमें से वेरिएशन होता रहता है। पर या तो 5 का उदय या 4 का उदय, उससे दूसरे, और उसमें कोई गुणस्थान अनुसार तो है ही नहीं है। जब तक निद्रा और प्रचला तब तक 12वें के उपांत समय तक है। हाँ, वहाँ वो निद्रा है नहीं, वो हम जैसे सोते वैसी वाली निद्रा नहीं है, क्योंकि उसका अनुभाग अत्यंत नहीं के बराबर हुआ है। वो परमाणु उदय रूप होते हैं तो वहाँ कहेंगे कि यह निद्रा का उदय है। ऐसा नहीं समझना कि श्रेणी में कैसे सोते होगे, ये सोते सोते श्रेणी मानते होगे, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। तो हमने दर्शनावरण की बात देखी। हम इसलिए रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमने तो पढ़ लिया, परंतु उसके बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान हमको घटित करना है। तो दर्शनावरण के सत्व स्थान कितने हो गए?
देखो उदय भी मिट गया है तो स्थान वृद्धि वगैरह सत्ता में पड़े रहेंगे कि निकल जाएंगे? जब तक क्षय नहीं होता तब तक सत्ता में रहेंगे। हाँ, 90 में उसका क्षय हो जाता है। जो हमने 16 प्रकृति देखी थी ना, उसमें से 3 तो स्थान वृद्धि वाली थी। तो जो उपशम श्रेणी चढ़ता है उसमें क्षय होने का कोई सवाल नहीं है, तो उसकी सत्ता में वो बनी रहेगी, तो उसके 9 की सत्ता है। जो क्षपक श्रेणी चढ़ता है, जब वो 16 प्रकृतियों का क्षय हुआ तब उसके स्थान वृद्धि वाली उसके साथ चली गई। बाद में उसका 6 का सत्व रहा, सत्ता 6 की रही। उदय की बात नहीं कर रहे, अभी सत्ता की बात कर रहे। सत्ता का अर्थ क्या है? अभी उसका क्षय नहीं हुआ है तो वो सत्ता में पड़ा रहा है। जब क्षय होकर वो नष्ट हो जाएगी सत्ता में से, तब हम कहेंगे अभी स्थान वृद्धि त्रिक नहीं रही, अन्य 6 रही। उसमें से निद्रा प्रचला का क्षय कहाँ पर होता है? 12वें के उपांत समय में। तो अंतिम एक समय के लिए 4 की सत्ता रहेगी। यानी सत्ता कैसे कैसे 9 की है या 6 की है या 4 की है, उसके भी 3 सत्ता वाले स्थान हो जाएंगे। उदय में क्या देखा था? 5 या 4, 2 ही पॉसिबिलिटीज थी। ये हमने ज्ञानावरण देखा, दर्शनावरण नहीं देखा। अब मोहनी की बात करते हैं, जो इजी है वो जरा पहले लेते हैं। गोत्र में क्या होगा? बंध कितने का होगा? 1 का। और फिर उदय कितने का होगा? एट ए टाइम 1 का ही होगा ना। और सत्ता दोनों की। कहाँ तक दोनों की सत्ता होगी? 14 के उपान समय तक। मैं कहूँ पहले गुणस्थान में भी 1 की सत्ता रह सकती है। सत्ता नष्ट कैसे होगी? या तो उद्वेलना से या क्षय से। हमने देखा है मनुष्य गति के साथ उच्च गोत्र की उद्वेलना कहाँ होती है? अग्निकायिक और वायुकायिक। तो वहाँ उसकी केवल नीच गोत्र की सत्ता रहेगी, अकेले 1 की सत्ता रह सकती है, जो वो फिर दोबारा बांधेगा मनुष्य गति या यानी अग्निकायिक वायुकायिक में से अन्य तिर्यंश में चला जाएगा, जो अग्निकायिक वायुकायिक नहीं अन्य कायिकों में जाएगा, और फिर वो उच्च गोत्र बांधेगा मनुष्य गति के साथ। तब उसकी सत्ता हो जाएगी उच्च गोत्र की। फिर वो सत्ता कब तक बनी रहेगी? नीच गोत्र के उदय की उच्चिति कहाँ होती है? 5वें में। उसके ऊपर उच्च गोत्र का उदय रहता है। उदय है उच्च गोत्र का, अपन सत्ता में नीच गोत्र पड़ा है। कब तक रहेगा? हाँ, 14वें के उपांत समय, क्योंकि वो उदय रूप नहीं है ना। 14वें में बात ऐसी होती है, जो उदय में नहीं है वो प्रकृति या उपांत समय में वो 72 प्रकृति है, उसमें से एक उच्च गोत्र भी चला जाता है, तो वहाँ पर उसकी सत्ता नष्ट होगी। तो अंतिम समय में एक की सत्ता रही, पहले 2 की सत्ता थी। मिथ्यात्व में भी 1 की सत्ता हो सकती है, कैसे? उद्वेलना की अपेक्षा। और क्षय की अपेक्षा कब? 14वें के अंतिम समय में। ये ख्याल में, ये गोत्र की बात है। वेदिनी की बात देखते हैं। वेदिनी का एट ए टाइम बंध 1 का, यानी 1 का ही बंध स्थान है थ्रू आउट। और उदय भी 1 का ही होता है। तो बंध का 1 का असाता का कहाँ तक है? 6ठे तक। और उदय 14वें तक। किसी को हो सकता है, किसी को हो सकता है ना। और सत्व 14वें तक है नाना जीवों की अपेक्षा, क्योंकि किसी को असाता का उदय है, किसी को साता का है, तो उन्हीं दोनों की सत्ता अंतिम समय तक बनी रहती है। उसमें से जो अनुदय रूप होगी वो उपांत समय में चली जाएगी, और उदय रूप है वो अंत समय में चली जाएगी। तो हमने वेदिनीय देखा होगा। अब आयु में 1 की सत्ता रहती है कि 2 की? देखो बंध तो 1 का ही है, और उदय भी 1 का ही है। पर सत्ता में 1 भी हो सकती है अबद्धायु की, और 2 भी हो सकती है। 2 कब? जो मनुष्य अन्य 3 की आयु बांधेगा तब 2 की सत्ता। अगर मनुष्य आयु बांधेगा तो हम मनुष्य आयु की सत्ता कहेंगे, यानी डिफरेंट अगर आयु बांधेगा तो 2 की सत्ता भी कहलाएगी। पर 3 की तो होगी ना, किसी को नहीं होती है। इस तरह से। और आयु का
क्षय ने जो उसकी सत्ता कब नष्ट हो जाएगी? 14वें के अंत समय तक है ना, आयु का उदय है, आघाती का उदय आयु के अंत समय तक है उसका। ये तो आयु हो गई, वेदिनी हो गई, ये गोत्र हो गया। अभी हमको नाम को छोड़ा था और मोहनीय को छोड़ा था, है ना। अंतराय, हाँ, अंतराय का 5 वाला है, बंध भी 5 का थ्रू आउट, कहाँ तक? 10वें तक, और उदय 12वें तक। कितने का? 5 का, और सत्ता में 5 का। वो आसान है, जैसे ज्ञान आवरण अंतराय दोनों का समान है। अब रहे मोहनीय और नाम कर्म, इसके बारे में हम देखेंगे। क्षोभशम है, वो तो क्षोभशम है, उसके तो अनुभाग के किस रूप से सर्वघाती देशघाती की बात है, क्षोभशम है, पर उदय चल रहा है ना। हाँ, 5 का क्षोभशम ही चलता है, और बाद में क्षय हो जाएगा। तो अभी हमको कहते हैं कि कोई विवक्षित चीज का हमें अंतराय हो रहा है, अंतराय का उदय चल रहा है, तो उस समय भी एक तो क्षयोपशम ही है, लेकिन इन क्षयोपशम को ही वो उदय की भाषा में हम समझते हैं, ऐसा तो अंतराय का उदय है वो हम कब कहते हैं? कोई जैसे कि कार्य करने में विघ्न आता है, हम जैसे लोक व्यवहार में कैसे समझते हैं। हाँ, तो हमको शास्त्र की भाषा में समझाने का मन होता है, तो अंतराय का उदय है कह देते हैं ना। ये कहने की पद्धति है। वैसे अंतराय का तो क्षोभशम है, चल ही रहा है। किसमें अंतराय है? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, तो उसको तो हम समझाते हैं। वैसे तो जो क्षायिक भाव है वो एक्चुअली जीव के गुण है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, ये जीव के गुण है, तो हम तो समझाने के लिए बाह्य पदार्थों पर समझाते हैं। तो जीव के गुण की पर्याय जो है वो जीव में होगी कि बाहर होगी, और उसका फल जीव में होगा कि बाहर होगा। तो वीर्य जो है, जीव का वीर्य पुरुषार्थ, उसकी पर्याय तो जीव के अपने में लगेगी कि कर्म में लगेगी कि पैसा कमाने में लगेगी। हम तो बाहर समझाते ना, इसने पुरुषार्थ पूर्वक इतना सारा एम्पायर खड़ा कर दिया। जिसकी जो द्रव्य की पर्याय है वो अपने में है, अपने क्षेत्र तक सीमित है, उसके प्रदेशों के बाहर भी नहीं जाती है। तो दान लाभ सब हम उसको उस पर घटित करना है। क्षोभशम में वो जीव में कुछ हो रहा है ना, उसके उसमें समझा सकते हैं, पर वो कथन पद्धति आती है, बाह्य चीज़ों में भी वो लगाते हैं, और उसका उदाहरण शास्त्र में भी बताते हैं कि दान देना चाहता था, किसी ने रोक लिया, हाँ, तो उसमें अंतराय आ गया। क्योंकि वो समझाए कैसे कि लौकिक उदाहरण लेकर वो समझाया जाता है। हाँ, अपने को ही दान दे रहा है ना वो, किसका? सुख का कहो, अभी हम दुख का दे रहे हैं अपने को दान। अपनी पर्याय में अपने को हो रहा है ना, जैसे षटकारक अपने में लगा लेते हैं, वैसे ये सब अपने में लगाना है। क्योंकि क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग क्या कहेंगे? अभी वो किसको क्या दान दे रहे हैं? क्षायिक हुआ ने पूरा दान देने के लिए छूट है, अभी क्या दान देंगे? क्षायिक दान, लाभ, भाव। अभी अरिहंतों को तो अरिहंत भगवान उपदेश दे रहे, अरे सिद्ध भगवान क्या कर रहे? उनके भी क्षायिक भाव है कि नहीं? तो अपने को ही वो सुख का लाभ हो रहा है, उसी का भोग चल रहा है, उसी का उपभोग चल रहा है, इस तरह से दे देना उसको। सारे ही गुणों की पर्याय उस पर हम ऐसा घटित कर सकते हैं। अभी हम कॉमन सेंस से लगा लेंगे, और क्या करेंगे, ख्याल में है ना बस। हाँ, परंतु वो बाह्य पदार्थों के द्वारा उसको समझाने की पद्धति है। ये काम जिसको अंतराय तो हर समय दे रहे, तो हर समय दे रहे, और हर समय हमारे साथ हाँ, आपका कहना है बाहर का हम हर समय तो दान नहीं दे रहे, और इसका क्षोभशम तो बना रहा है ना। यानी वो अंतरंग में अपने ही पर्यायों पर घटित करना है, और कुछ नहीं है। अभी हम आगे बढ़े, ये हमने अन्य कर्मों की बात देखी थी, अभी मोहनी और अंतराय को छोड़ा था, नाम का। और हाँ, कहते हैं, मैं तो वही थी कहा, अरिहंत को भी पर की अपेक्षा, मुनियों को भी घटित करते हैं, पर की अपेक्षा घटित करके दिखाया है, वो आगम ग्रंथों में ही दिखाया है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही गप मार रहे करके।
परंतु वो समझने की वो उसका निश्चय अर्थ हम समझ सकते हैं, क्योंकि क्षायिक भाव जीव का है तो अपने में कुछ हो रहा है ना, कि उसको बाह्य की अपेक्षा कहेंगे उसको वहाँ पर। और क्षोभम भाव पर भी बाह्य पदार्थों की अपेक्षा ही घटित करके बताए। जैसे ज्ञानावरण के लिए क्या उदाहरण देते हैं, मूर्ति पर वो वस्त्र डाला, दर्शनावरण के लिए वो द्वारपाल खड़ा रहा। ये तो फॉर एग्जाम्पल करके उसको समझाया जाता है, क्योंकि समझाने का तरीका क्या है, दृष्टांत से समझाया जाता है। दृष्टांत जो हमें आपसे परिचित है ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि जीव में ही घटित करना है तो क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे हम, है ना। सारे विस्तार से दिए हुए हैं। जैसे आयु कर्म के लिए वो खोड़ा, जो पहले के ज़माने में वो कैदियों को रखते थे ना, खोड़ा समझते नहीं, लकड़े का ओंड का असतो ना, हाँ लाकड़ाचा, तो उसमें ऐसे वो एक होल होता है, उसमें पैर अटकता है और वो बंद कर देते हैं, चल नहीं सकता, वो तो हेवी होता है एक तो, और उसको बांधा हुआ होता है साफल से, उसको कहते हैं कोड़ा। ऐसे आयु कर्म क्या करते हैं, आपको उसी पर्याय में बांध के रखा है, जब तक आयु पूरी नहीं होती आपको छुटकारा नहीं है यहाँ से। आप कहेंगे अच्छा है ना, हम कहाँ जाना चाहते दूसरे पे हाँ, अभी हमको कौन सा देखना है, मोहनीय। अभी मोहनीय के पहले हम बंध स्थान को याद रखेंगे। याद है कोई बंध स्थान? हाँ, पहले गुणस्थान में 22 प्रकृतियों का बंध होता है। एक तो मिथ्यात्व है ही है। कषाय कितने बनते हैं? 16। 16 कैसे है मालूम है? कोई बताएंगे यहाँ पर 16 कैसे होते हैं? कोई नए लोग ट्राई करो, आप कहेंगे? हाँ बोलो। हाँ, 4 क्रोध का अर्थ क्या है? देखो, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायलो, फिर अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायलो, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायलो, संज्वलन क्रोधमान मायलो। ये बंध की बात है। 16 के 16 बंध रहे हैं। उदय कितने का देखा था? 4 क्रोध या 4 मान या 4 माया। अभी कोई प्रश्न था ना, ये कैसे हो सकता है? उनको लगता है हम क्रोध करते हैं तो ये संज्वलन वाला क्रोध है, हाँ, ये अनंतानुबंधी, ऐसा कह सकते हैं क्या? हाँ, तो उसको अकेला अनंतानुबंधी का होगा? चारों का होगा, और सारों की डिग्री उतनी होगी। देखो देखो, हमने जब वो शैल अस्थि वगैरह देखे थे, आपको याद है? तो वो सर्वघाती प्रकृतियां है, तो सर्वघाती प्रकृतियों में शैल वाले होगी ना, यानी संज्वलन हो या अप्रत्याख्यान हो, प्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी, जो टॉप मोस्ट स्पर्धक है वो एक लेवल का होगा कि नहीं होगा? यानी जितना अनंतानुबंधी का कार्य हो रहा है उतना ही उनका होगा, क्योंकि उनके भी सर्वघाती के उदय चल रहे हैं। हाँ, अकेला संज्वलन रह जाएगा मुनियों को तो बिल्कुल मंद उदय चल रहा है। जब मिथ्यात्व में उसका उदय हो रहा है, वो इतना ही तीव्र उदय चल रहा है उसका, क्योंकि उसके अनुभाग अत्यंत तीव्र अनुभागों का उदय चल रहा है मिथ्या दृष्टि को। तो अनंतानुबंधी के साथ अनंतानुबंधी जैसा ही कार्य कर रहा है वो। इसलिए क्रोध उसको आप ऐसा नहीं कहेंगे हाँ ये है ना जरा मंद क्रोध कर रहा है या संज्वलन का, ऐसा नहीं है। जो कोई उसका एक परिणाम है उसमें वो चारों का उदय है, यानी चारों की क्रोध वहाँ पर है ही है। इसलिए वो 4 वो हमने उदय में लगाए थे। परंतु किसी का भी उदय क्यों ना हो, बंध सबका हो रहा है, यानी 16 का बंध हो रहा है। तो हमने तो क्रोध करने को बुरा माना, बाकी कोई करे तो कोई हर्जा नहीं, ऐसा लगता है। तो अभी हम बंध स्थान देख रहे थे। एक है मिथ्यात्व, फिर वो 16 कषाय, और हर समय बंधने वाली भय जुगुप्सा। ऑप्शनल कौन सी है? 3 वेद में से 1 वेद और 2 युगल में से 1 युगल। इस तरह से बंध होते 22 के। दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं रहा 21 का। तीसरे चौथे में अनंतानुबंधी भी नहीं रहा 17 का। 5वें में अप्रत्याख्यान नहीं रहा 13 का। 6ठे 7वें में प्रत्याख्यान भी चला गया 9 का। फिर 9 के बाद क्या होगा? 9वें गुणस्थान में 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। ये क्या कहे सारे? बंध के स्थान, मोहनी के अलग अलग बंध स्थान। अभी हमको मोहनी के उदय स्थान देखना है।
मोहिनी के उदय स्थान हमने कैसे देखे थे? मिथ्यात्व गुण स्थान में एक मिथ्यात्व का उदय है। अब वहाँ 16 का बंध था, अपन उदय कितने का है? 4 का। तो एक मिथ्यात्व और 4 क्रोध कहेंगे, या 4 मान, या 4 माया, या 4 लोभ, 5 हो गए। फिर एक किसी वेद का है तो 6 हो गए। हास्यरति या अरतिशोक तो कितने हुए? 8। भय जुगुप्सा दोनों का ही उदय होगा तो 10 हो गए। परंतु भय जुगुप्सा में ऐसी वेरिएशन है कि वो बनती तो हर समय है, बनने में ध्रुवबंदी है, और उदय में उसके 4 पॉसिबिलिटीज़ है। कौन सी 4? या तो दोनों का उदय है, या अकेले भय का उदय है, या अकेले जुगुप्सा का उदय है, या दोनों का भी उदय नहीं। और ये जो पोजीशन है वो अंतर्मूर्त में बदलती है। ऐसा कहीं नहीं कि ये जीव को कभी जुगुप्सा का ही उदय रहेगा कायम, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव को ये 4 पॉसिबिलिटी बदल कर होती है, अंतर्मूर्त। यहाँ तक ख्याल में? तो इसलिए वो पहले में हमने 10 का स्थान हो सकता है बात देखी। जिसके अकेले भय या अकेला जुगुप्सा होगा उसको 9 वाला स्थान होगा, और दोनों का उदय नहीं होगा तो 8 का स्थान होगा। यहाँ तक तो हमने देख लिया। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में हमने 9, 10 वाला भी देखा, 9 वाले 2 देखे और 8 वाला देखा। तो ये कब देखा कि अनंतानुबंधी का उदय तो जो रेगुलर मिथ्या दृष्टि को होता है उसकी बात की। पर एक हमने स्पेशल मिथ्या दृष्टि देखा था कि जिसने सम्यक्त्व की अवस्था में अनंतानुबंधी की विसर्जना की थी, यानी सत्ता में से नष्ट किया था। अनंतानुबंधी के तो उदय नहीं आएगा डायरेक्ट अभी, परंतु अभी मिथ्यात्व का उदय आकर वो मिथ्यात्व गुण स्थान में आया है, तो अभी नया अनंतानुबंधी का बंध भी होगा। और जब बंधने वाले के साथ पहले जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वो भी अभी इसमें संक्रमित भी होने लगेंगे। फिर भी एक आवली तक उसका उदय पॉसिबल नहीं है, भले बंध हो या संक्रमण हो, एक आवली तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उदय भी नहीं होता, उदीर्ण से उदय भी नहीं होगा। इसलिए आवली तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं है ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव, अभी उसके उदय में क्या क्या है? एक मिथ्यात्व, अब 3 कषाय, यानी 3 क्रोध या 3 मान, इस तरह से, क्योंकि अनंतानुबंधी का अभी उदय एक आवली तक नहीं है। एक वेद, हाँ, फिर एक युगल, और भय के ऐसी 4 ऑप्शंस। तो उसके एक प्रकृति कम की थी, तो यहाँ 9 से शुरुआत होगी। 9 होगा या 8 या 8 या 7, यहाँ तक हमने देख लिया। ये मिथ्यात्व गुणस्थान के हमने अनंतानुबंधी सहित वाले 4 और रहित वाले 4 देख लिए। फिर सासाधन में क्या होगा? मिथ्यात्व का तो उदय नहीं है, परंतु कषाय कितने हैं? 4। बाकी ऊपर तो सब वैसा ही है। जहाँ मिथ्यात्व में हमने 10 वाला था, सासाधन में वहाँ पर 9 वाला होगा बिना मिथ्यात्व के। फिर 4 भंग कैसे हो गए? 9, 8, 8, 7। अब तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व का उदय होगा। अब यहाँ कषाय कितने हैं? 3, एक वेद, एक युगल, और वही जुगुप्सा के भंग हो गए। तो यहाँ पर भी पहला स्थान कितना होगा? हाँ, 9 का। 9, 8, 8, 7। अब चौथे गुणस्थान में फिर 2 हमको विकल्प देखने पड़ेंगे। कैसे? क्योंकि जो सम्यक प्रकृति के उदय वाला वेदक समय दृष्टि होगा उसकी सम्यक प्रकृति का उदय है, और जो औपशमिक समय दृष्टि है, जो क्षायिक समय दृष्टि है, उसका उदय नहीं है। तो उस अपेक्षा से हमको वहाँ देखना पड़ेगा। तो चौथे गुणस्थान में एक सम्यक प्रकृति उदय रूप है। आपको देखना है तो आपके पुस्तक में भी देख सकते हैं। देखो यहाँ जो कूड़ बना है ना, ये आपके चार्ट में भी अनंतानुबंधी, देखो पेज नंबर 449, वेदक असंयत के कूड़ बताए थे। चौथा गुणस्थान है, अनंतानुबंधी नहीं परंतु अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन है। तो एक का अर्थ होता है नीचे सम्यक प्रकृति, वो एक। फिर 3 क्रोध या मान या माया या लोभ, एक कोई उदय वेदता का, और फिर एक युगल,
और भय के ऐसे ही 4 ऑप्शंस। तो उसमें कितनी होगी, उसकी टोटल कितनी हुई? 9, 8, 8, 7। परंतु देखो हमने 9, 8, 8, 7 वाले दूसरे में भी देखे, तीसरे में, पर वो प्रकृतियाँ जुदी जुदी है। उसका जो कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं वो अलग अलग है। ख्याल में आती है बात? अब उसी पेज पर 5वें गुणस्थान की बात देखो। उसमें क्या है? एक का अर्थ क्या है? सम्यक प्रकृति। 2 ही कषाय भी, प्रत्याख्यान और संज्वलन, इसलिए 2, 2, 2, 2, क्योंकि 2 2 क्रोध या मान या माया लोभ। फिर एक कोई वेद, एक युगल, भयजुगुप्सा दोनों को लेंगे तो वहाँ टोटल कितनी होगी? 8 की। यानी वहाँ कैसे हुए? 8, 7, 7 और 6। उसके बाद प्रमत्त में चलो, नीचे उसी पेज पर, वहाँ पर भी सम्यक प्रकृति का उदय वाला जीव लिया, एक वहाँ लिखा। संज्वलन एक ही है, या क्रोध या मान या माया या लोभ। एक कोई वेद का उदय है, एक युगल होगा, और फिर उसमें भय के ही, भयजुगुप्सा के 4 विकल्प अलग अलग। अब यहाँ पर अप्रमत्त के देखो, 7वें गुणस्थानवर्ती वही वेदक सम्य दृष्टि है। उसमें भी क्या डिफरेंस है? 6ठे और 7वें में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है। उदय में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। बंध में हमने वो देखा था, अकेला हास्यरति बनता है। उदय में कोई नहीं, क्योंकि उसका उदय जो 6 नौकषाय का 8वें गुणस्थान तक चलेगा। तो उसमें वेदक अप्रमत्त के भी जो 6ठे के है वैसे ही 7वें का ही उदयकूट वैसे ही बताया। अब देखो 450 पेज पर आना, वहाँ अपूर्वकरण गुणस्थान के बाद बताइए। अब अपूर्वकरण गुणस्थान यानी वो श्रेणी का गुणस्थान है। सम्यक प्रकृति का उदय होगा क्या नहीं होगा? क्योंकि कौन सा जीव श्रेणी चढ़ेगा? अभी उपशम श्रेणी भी चढ़नी है, तो या तो द्वितीयोपशम वाला होगा या क्षायिक वाला होगा। तो वहाँ सम्यक प्रकृति का तो उदय है ही नहीं है। फिर उदय कैसा है? क्रोध मान माया या लोभ में से किसी एक का उदय है। 3 वेद में से भी उदय चल रहा है यहाँ पर, एक युगल में से, क्योंकि 8वें गुणस्थान में अभी उदय की विच्छित्ति नहीं हुई है, तब तक दोनों का ही पॉसिबिलिटी है, और भय जुगुप्सा भी है यहाँ। तो उसके भी 4 ऐसे ही। संख्या कितनी होगी उसकी? 6, 5, 5 और 4। यहाँ तक समझ में आई? अब उसी पेज पर नीचे देखो, अनिवृत्तिकरण की बात देखो। अभी यहाँ कौन सी विच्छित्ति हुई है? उदय की। 8वें गुणस्थान में उदय की विच्छित्ति किसकी हुई है? 6 नौकषाय की। यानी भय जुगुप्सा भी गई है, हास्यरति भी गई है, अरतिशोक भी गया है। अभी क्या देखना पड़ेगा? और वहाँ कोई सम्यक प्रकृति भी नहीं उदय होने के लिए, तो एक संज्वलन होगा और एक वेद होगा। तो प्रथम भाग में देखो 1, 1, 1 अर्थ किसी को क्रोध का उदय होता है, किसी को मान का, माया का या लोभ का। शुरुआत से ही लोभ के उदय से श्रेणी चढ़ने वाले हो सकते हैं। और 3 वेद में से एक वेद होगा। ये 9वें के प्रथम भाग में है। प्रथम भाग किसको कहेंगे? वेद के उदय वाला है, और वहाँ वेद का बंध भी है, पुरुष वेद का। दूसरे भाग में क्या होता है? वेद का उदय मिट गया, बाकी का उदय है अभी। तो संज्वलन 4 में से क्रोध या मान या माया लोभ ऐसे अलग अलग विकल्प होगा वहाँ पर। तृतीय भाग में क्या होगा? अभी क्रोध का उदय मिट गया है, तो 3 में से किसी एक का होगा। फिर मान का उदय मिट जाता है तो माया लोभ में से किसी एक का उदय होगा। अलग अलग जीवों को अलग अलग पॉसिबिलिटी है। और पंचमाग में किसी भी वेद से क्यों न, किसी भी कषाय से क्यों न चढ़ाओ, अंतिम भाग में तो लोभ का ही उदय रह जाता है। ये 9वें में। अब 10वें में, 10वें में क्या पोजीशन है? मोहनी में से एक सूक्ष्म लोभ का ही उदय चल रहा है, और वहाँ एक ही कहेंगे हम वहाँ पर। इस तरह से हमने ये मोहनी के सारे कूट के बनाए और कूट के द्वारा उसके उदय के स्थान देख लिए। अब जरा आगे देखते हैं। ये वेदक रहित की भी बात उसके साथ हमने देख ली थी ना। जो वेदक सहित में सम्यक प्रकृति कही थी, वेदक रहित में वो एक एक कम कर देना, बाकी तो वैसा का वैसा होगा। अब देखो जरा 453 पेज निकालना है, 453।
देखो मिथ्यात्व में, ये पैराग्राफ है ना 480 वाला, वहाँ हम देखते हैं मिथ्यात्व में 10 प्रकृति रूप आदि 4 उदय स्थान है। अभी जो हमने देखे थे वे 10 प्रकृति रूप, 9 प्रकृति रूप, 8 प्रकृति रूप, 7 प्रकृति रूप। हमने कैसे देखा था? 10, 9, 9, 8 और 9, 8, 8, 7। परंतु हमको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 10 का एक है, 9 का एक है, 8 का एक है, 7 का एक है। वो कौन सा कैसे बन सकता है वो हमने डिटेल में देख लिया। सासागन और मिश्र में कौन से है? 9 का, 8 का और 7 का है। स्थान 8 का है, प्रकृति जुदी होगी, किसी को भय है, किसी को जुगुप्सा है, परंतु स्थान कहने से वो संख्या लेनी है प्रकृति की। असंयत में देखो, उसमें भी सम्यक प्रकृति सहित और रहित दोनों को मिलाकर देखना है। तो 9 का भी है, 8 का भी है, 7 का भी है और 6 का भी है। 6 का कौन सा होगा? वो औक्षमिक सम्य दृष्टि अक्षायिक वाले को भय जुगुप्सा रहित, दोनों रहित वाला होगा। कौन सा है वो हमने डिटेल में देख लिया। अभी आपको डायरेक्ट चार्ट में देखकर वो कह सकते हैं कौन कौन से होते हैं। ये चौथे वाले को, 5वें वाले को क्या क्या हो गए? 8 का होगा, 7 का होगा, 6 का होगा और 5 का भी हो सकता है। फिर प्रमत्त अप्रमत्त में 7 का है, 6 का है, 5 का है और 4 का भी है। और अपूर्वकरण में क्या होता है? 3 ही हो गए, क्योंकि उसमें वो सम्यक प्रकृति सहित रहित वाली बात ही नहीं, वो रहित ही वाला ही है। तो 6 वाला होगा, 5 वाला होगा और 4 वाला होगा। अभी उसमें कितने भंग होते हैं वो हमको नहीं लगाने हैं, उसको हमने छोड़ दिया है। अब थोड़ा आगे नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, 458 पर आना। अभी ये 4 देख के अभी 459 पर आते हैं। देखो ये पूरा जो चार्ट लगा है ना, इसमें 10 प्रकृति वाले कितने स्थान हैं, यानी कहाँ कहाँ पर है? एक ही है, कहाँ पर है? मिथ्यात्व में। अब 9 रूप आपको गिनो। मिथ्यात्व में तो 3 लिए, भय वाला, जुगुप्सा वाला और फिर अनंतानुबंधी की वो विसंजना वाला जो आया है उससे रहित वाला, उसमें भी एक 9 का स्थान है, क्योंकि अलग अलग प्रकृतियों वाले हैं। मिथ्यात्व में 3 लिए, सासागन में एक था, मिश्र में एक था और असंयत में एक था। देखो इस चार्ट के द्वारा आपको नक्की करना है। आपके सामने चार्ट इसलिए वापस फिर दोबारा लगाया इसीलिए कि आपके सामने हो तो आप डिसाइड कर सकते हैं इसमें से 10 के स्थान कितने हो गए, 1 बस। अब आपको जहाँ जहाँ 9 लिखा है ना उसको गिनना है और कुछ नहीं करना है। देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और नीचे कहीं है क्या? नहीं है। तो 9 के कितने हैं? 6 हैं। अब 8 के गिनो जरा, गिन लिए तो पुस्तक में देख लिए। देखो मिथ्यात्व में यहाँ एक 8 है, यहाँ एक 8 है, यहाँ एक 8 है, ये 3 हो गए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 और यहाँ एक 3 है और यहाँ 1 है। टोटल कितने हुए? 11 स्थान हुए। यही यहाँ लिखा है, देखो 8 रूप 11 स्थान। अब 7 रूप 10 ही स्थान। पहले 11 कहते, उनमें से पहले के कुटुंब में सम्यक्त मौन्य सहित वेदक सम्यक्त वाले के प्रमत्त अप्रमत्त के 7 प्रकृति रूप 2 स्थान कहे, वे दोनों स्थान समान है। यहाँ तो अपुनरुक्त वाली की बात करनी है, जिसमें अलग अलग प्रकृति है उसकी बात है। यहाँ जो यहाँ दोनों में बताए ना, कौन सा वाला? 7 वाला, ये 7 और ये 7 सेम है कॉम्बिनेशन, उसमें कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए उसको एक बार कह सकते हैं। इसलिए उसको 1 घटा देना। पहले जैसे हमने उसके 11 देखे थे ना, किसके? 8 के 11 देखे थे और 7 के 10 क्यों कहा? क्योंकि देखो गाथा के ऊपर क्या लिखा है जरा देखो, आगे अपुनरुक्त स्थानों की संख्या कहते हैं।
अपुनरुक्ता यानी जो प्रकृति या जो कॉम्बिनेशन है वो रिपीटेड नहीं है, ऐसा होना चाहिए। छठे में उन्हीं प्रकृतियों का साथ वाला है और सातवें में भी उन्हीं प्रकृतियों का साथ वाला है, इसलिए उसको पुनरुक्त में गिनेंगे। बाकी हमने सेपरेट सेपरेट देखी थी, जैसे दूसरे में भी न हुए, तीसरे में भी न हुए। क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है? प्रकृतियाँ जुदी जुदी है, संख्या न वो टोटल होती है। वैसे छठे वाले जो 7 है और सातवें गुणस्थान वाले 7 है, उसमें उन्हीं प्रकृतियों की कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट नहीं है। 7 कौन गिनाएंगे? एक सम्यक प्रकृति, फिर एक संज्वलन, एक वेद, एक युगल यानी 2, और भय जुगुप्सा दोनों लिया, 7 वाला हो गया ना। अब जो छठे वाले 7 है और सातवें गुणस्थान वाले 7 है, उसमें कोई अंतर है क्या? वही है, सेम है। इसको कहते हैं पुनरुक्त, तो उसको एक बार ही गिनेंगे। इसलिए हम चार्ट में 11 होते हैं, फिर भी उसको एक कम करके गिनेंगे, क्योंकि गाथा के ऊपर कहा क्या था? अपुनरुक्त को बता देंगे। यह अपुनरुक्त नहीं मालूम आपको? हाँ, नॉन रिपीटेड। जैसे अब वो जिनवानी का वर्णन आता है ना, कितने अपुनरुक्त अक्षर है? उसको क्या कहेंगे? एक शब्द, इकट्ठी -1। हाँ, इतने अपुनरुक्त अक्षर कहा, नहीं समझे? क्योंकि कैसे कॉम्बिनेशन होते हैं? टोटल अक्षर कितने? 64। अब 64 को सिंगल सिंगल रखो तो 64 हो जाएंगे। उसमें डबल डबल, जैसे हमारे पास 3 ही अक्षर है, कौन से? ए, बी और सी, उसके कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? 9 कैसे हो गया? ए, बी, सी 3 लिए, ए, बी, ए, सी और बी, सी 3 3 6, ए, बी, सी 7 से ज़्यादा नहीं हो गए, कम भी नहीं हो गए। ऐसे हमारे पास 64 अक्षर है, उसके कॉम्बिनेशन कितने हो गए? सिंगल सिंगल वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 10 वाला, 64 वाला भी एक होगा। तो सबकी संख्या की टोटल करनी है, कैसे करेंगे बोलो? हाँ, 2 को 64 बार लिखो। ABC में क्या किया हमने? 2 × 2 × 2, हमारे 3 लेटर है ना, तो हमने 3 बार 2 लिखा, आपस में गुना करो, कितना हुआ? 2 × 2 × 2 8 होगा, -1 7। तो हमारी सप्तभंगी जो होती है, सप्तभंगी में 7 ही भंग है ना। कौन से 3 मूल बातें हैं? हाँ, अस्थि, नास्य और अवक्तव्य, उसमें 7 भंग होते हैं। अब हमारे पास 64 अक्षर है, वो स्वर और व्यंजन मिलकर, तो उसके भंग कितने हो गए? तो 64 बार 2 को आपस में गुणा करना है। हाँ ना, 2 × 2 × 2 × 64, 2 raised to 64, 2 raised to 64। हाँ, -1 करो तो वो कितना आता है? 64 किसका अर्धच्छेद है? नहीं समझे? ये अर्धच्छेद क्या होता है? 4 संख्या है, कैसे निकलती है? 2 × 2, 2 बार, यानी इसको कहते हैं उसका अर्धच्छेद 2 है। 16 जो है वो 4 बार 2 × 2 × 2 × 2, उसका अर्धच्छेद 4 है। और फिर ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ, यानी जो वर्ग रूप संख्या है तो उसका अर्धच्छेद डबल डबल होता है। यानी 4 का 2 है तो 16 का 4 है, फिर उसका 256 का 8 है, 59 का 16 है। 59 की नेक्स्ट फिगर कौन सी है? आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। 2 का वर्ग है 4, 4 का वर्ग है 16, 16 का वर्ग है 256, 256 का वर्ग है 65,536। तो उसका अर्धच्छेद यानी कितने बार 2 गुना करने से वो संख्या आएगी? 16 बार। तो उसका वर्ग करेंगे जिसका अर्धच्छेद 32 आए, जिसको हम बादाल कहेंगे, उसका वर्ग करने से उसका अर्धच्छेद 64 आएगा। उस संख्या को इकट्ठी कहते हैं। 1 8 वगैरह वो संख्या आती है इसलिए। तो वो कितने डिजिट प्रमाण है? 20 डिजिट्स हो जाती है, 20 के आगे चली जाएगी। हाँ, तो उसका अर्धच्छेद है 64।
यानी 64 बार दो संख्या को गुणा करेंगे वो इकट्ठी वाला प्रमाण आएगा, उसमें से एक माइनस करना। इतने हमारे जो जिनवाने के जो अपुनरुक्त अक्षर इतने हैं, उसमें से ये सारे 12 अंगों की रचना हुई है। अपुनरुक्त कहाँ, रिपीटेड नहीं कहा है। रिपीटेड कितने बार आए होंगे उसके अंदर। अब आगे चले, हमारा वो विषय नहीं ना पद और किसको कहें, वो उसमें आ गए ना, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं, वो एक दिशा में क्या, क्योंकि उसमें दोनों आ गए। उल्टा पुल्टा नहीं करना है, उसमें सीधा करना है। दो अक्षरों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीधे में ले लेना। अभी हम यहाँ अपने विषय पर आते हैं। हो गया ना समय, नहीं अभी है। हाँ, अभी हम देख रहे थे 10 वाला एक ही है, 9 वाले कितने देखे थे, 6, 8 वाले 11, 7 वाले भी 11 थे, पर वो इसमें से एक पुनरुक्त है, इसलिए हमको उसके 10 ही गिनेंगे। हाँ, अभी 6 प्रकृति रूप कितने गिनो, 7। देखो देखो 6 कहाँ कहाँ आया है, पहली बार 6 यहाँ पर आ गया, यहाँ 2 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9, परंतु इसमें और इसमें रिपीटेड हो गए सारे, है ना। देखो देखो आपके हाथ में भी चार्ट है ना, 6 को गिनो। देखो देश संयत पहले असंयत में 1 बार आया, देश संयत में 2 बार आया, 3 हो गए। अभी प्रमत्त प्रमत्त एक साथ रखो उसको, तो यहाँ 3 बार आ गए, प्रमत्त में 2 और 1 3, तो ये 6 के कितने आ गए, देखो 7 ही स्थान है। पहले 11 कहे थे, उनमें से वेदक सहित पहले के कूटों में 6 प्रकृति रूप 2 कूट प्रमत्त के लिए और 2 अप्रमत्त के किए, उनकी समानता है। प्रमत्त में भी 6 2 बार लिखा और अप्रमत्त में भी 6 2 बार लिखा, वो सेम कॉम्बिनेशन वाला है। इसलिए इन 2 में से एक ही गिने, यानी 6 और 7 के बदले एक प्रमत्त का ही गिनो या अप्रमत्त का गिनो, बाकी वो पुनरुक्त है इसलिए छोड़ दो। तो एक हुआ असंयत में, देश संयत में 3 बार आया है, 3 1 4 हुए। प्रमत्त संयत के अकेले गिनो वो 3, और फिर अपूर्वकरण में 1 है, एक अपूर्वकरण में आ गया, इसलिए सब मिलकर कितने हो गए, सब 6 वाले 7 हो गए। देखो 1 8 यानी वो रिपीटेड नहीं लेना। देखो चौथे में 1 है, 5वें में 3 है, 4 हो गए ना, 6ठे में 3 है, 7 हुए। अब अप्रमत्त के मत गिनो, और अपूर्वकरण में 1 है, 8 हो गए। हाँ, चार कूटों के 4 उन्होंने ये इक्वल करके उसको घटा दिया है। अपूर्वकरण का एक वही कॉम्बिनेशन वाला होगा जो ऊपर का प्रमत्त का जो कॉम्बिनेशन वाला है। अपूर्वकरण में ये तो नहीं रहा ना, कौन सा वो उदय वाला, जैसे प्रमत्त में जो हमने पहला 6 का स्थान देखा है वो कैसा है, सम्यक प्रकृति के उदय रहित वाला है, वैसे यहाँ पर अपूर्वकरण, इसलिए वो रिपीटेड वाला है, इसलिए उसको छोड़ दिया। अब 5 प्रकृति रूप कितने हैं देख लो। हाँ 7 लिखा है ना उन्होंने, यहाँ पुस्तक में देखो 6ठी लाइन, 6 प्रकृति रूप 7 ही स्थान, क्योंकि कौन से रिपीटेड है वो उन्होंने छोड़ दिए। अब सेकंड पैराग्राफ, 5 प्रकृति रूप कितने हैं देख लो, आप काउंट करो। देश संयत में 1 है, प्रमत्त में 1 और 1 2 3 है, 3 और ये 4 हो गए, और अप्रमत्त के सेम है, इसलिए वो फिर अपूर्वकरण में फिर वही बात ली है उन्होंने, जो प्रमत्त अप्रमत्त में लिए है वैसे अपूर्वकरण वाले बीच वाले हो गए, इसलिए 5 प्रकृति रूप 4 ही स्थान कहे थे। अब नीचे आते हैं, नीचे क्या पैराग्राफ,
चार प्रकृति रूप। चार प्रकृति रूप कौन सा है? अपूर्वकरण एक है और प्रमत्त अप्रमत्त में, पर वो कॉम्बिनेशन उनका एक ही है, इसलिए सबको एक, सबका मिलकर एक ही कहा, क्योंकि वही प्रकृतियों का कॉम्बिनेशन है उसके अंदर। जो जिनमें प्रकृति समान है उनको एक ही बार गिनना है, ये उसका अर्थ होता है। अब ये तो हो गया अपना, आगे उसमें बहुत सारे विस्तार है, पर हम उसके विस्तार में नहीं जाना है। हाँ, हमको उनके जो सत्ता के स्थान देखना था, मोहिनी के सत्ता के स्थान। हमने मोहिनी के बंध स्थान देखे और मोहिनी के उदय स्थान देखे। अभी मोहिनी के सत्व स्थान देखेंगे। जरा पेज नंबर 474 निकालना, और अपना चार्ट भी हम 28 नंबर का चार्ट देखेंगे। पेज 474। अभी तक हमने मोहिनी के बंध स्थान देखे 22, 21 वगैरह, और उदय स्थान के लिए इतना सारा टेबल देख लिया, और उसमें पुनरुक्त पुनरुक्ति की अपेक्षा से कितने कौन से स्थान है वो भी देख लिया। अब हम यहाँ मोहिनी के सत्व स्थान देखें। सत्व का अर्थ क्या है? सत्ता। तो अनादि से कितनी सत्ता थी मोहिनी की? 26, क्योंकि दर्शन मोहिनी की एक मिथ्यात्व ही थी और चारित्र मोहिनी की 25। तो जब सम्यक को प्राप्त किया तब कितने की हो गई? 28 हो गई। अब वो फिर मिथ्यात्व में आए जीव, तो कितनी सत्ता होगी मिथ्यात्व में? 28 की हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। किसकी होगी? सादी मिथ्या दृष्टि 3 की सत्ता वाला जो। अब क्या होता है, मिथ्यात्व में लंबे काल में आने पर उसकी उद्वेलना चालू होती है। पहले उद्वेलना किसकी समाप्त होती है? सम्यक प्रकृति की। तब कितने की सत्ता हो जाएगी? 27 की। फिर सम्यक जो सम्यक मिथ्या तो उसकी भी उद्वेलना होती है, अनादि का जो है, तो 26 की भी सत्ता हो। तो मिथ्या तो गुणस्थान में कितनी कितनी सत्ता हो सकती है? हाँ, 28 की भी, 27 की भी, 26 की भी। अब यहाँ देखो आगे मोहिनी का सत्व का प्रकरण 11 गाथाओं के द्वारा कहते हैं। देखो टीका 474 पेज पर चल रहे। 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 से अधिक 20। ये पद्धति गाथा में क्या कहा उन्होंने? 20 में मिलाओ 8 तो 28 हो गए, यानी वो 8, 7 वगैरह ना, तो कहेंगे हम 28 की, 27 की, 26 की, 24 की, 23 की, 22 की और 21 हो गए ना। ये तो सत्व अलग अलग बताए। और कितने हो सकते हैं? 13, 12, 11 तथा 5 से लेकर एक एक हीन प्रकृति रूप सत्व स्थान है। दूसरी भाषा में क्या कहेंगे हम? 28 वाला सत्व, 27 वाला, 26 वाला, 24 वाला, वो कैसे हो सकता है उसको डिराइव करेंगे हम। 23 वाला, 22 वाला, 21 वाला, फिर 13, 12, 11, फिर 5, 4, 3, 2 और 1। अब इसकी बात यहाँ बताएंगे विस्तार से। देखो हम वहीं पेज पर पढ़ते 474। 3 दर्शन मोहिनियाँ। कौन से 3? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और 25 चारित्र मोहिनियाँ। ये 16 कषाय और 9 कषाय। ऐसे 28 प्रकृति रूप सत्व है। उनमें से सम्यक तो मोहिनी की उद्वेलना होने पर, अब ये उद्वेलना क्या होती है हमने देखा था, वो उल्टा संक्रमित होकर नष्ट हो जाती। 27 प्रकृति रूप सत्व होता है। 28 का किसको था मिथ्यात्व में? सादी मिथ्या दृष्टि। उनसे मिश्र होने सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होने पर 26 प्रकृति रूप सत्व होता है। यहाँ तक समझ में? तो मिथ्यात्व में कौन कौन से सत्व है? 28 का भी है, 27 का भी है, 26 का भी। पुनः 28 में से अभी 28 की सत्ता पहले वाले को भी हो सकती है, दूसरे वाले को भी, तीसरे वाले को भी, सत्ता की बात है। अब चौथे वाले को 28 की सत्ता है,
क्योंकि सम्यक तो प्राप्त किया है तो 2 प्रकृति तैयार हुई है। तो 28 वाले ने क्या किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की। तो कितने जाएंगे, 4 कम हो जाएंगे ना, तो 28 वाला 24 वाला हो जाएगा। तो कहते अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर 24 प्रकृति रूप सत्व होता है, यानी सत्ता में से अनंतानुबंधी नष्ट हुई है। उनमें से हमने तो ये देखा ना, उसके बाद वो मिथ्यात्व में आ सकता है, आएगा तो फिर 28 वाला हो जाएगा, उसकी बात नहीं। पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है उसको हम देखेंगे। अनंतानुबंधी की विसर्जना के बाद जिसने मिथ्यात्व की क्षपना चालू कर दी दर्शन मुनि की, तो पहले में पहले किसको खिपाएगा, मिथ्यात्व को। हाँ, तो मिथ्यात्व का क्षय होने पर 23 प्रकृति रूप स्थान होगा सत्व। अनंतानुबंधी गया तो 24 का हुआ था, माइनस मिथ्यात्व 1, 23 का हो गया। फिर सम्यक मिथ्यात्व का क्षय हो जाएगा। क्षय होता है ना क्या, सारा का सारा सम्यक प्रकृति रूप हो जाता है, तो कितने का रह जाएगा, 22 का। अब क्या होगा, सम्यक प्रकृति रह गई है, अब वो भी उसके स्थिति कांड का और जो कुछ निर्जरा वगैरह होके वो नष्ट हो जाएगी, शायिक समय दृष्टि हो जाएगा। तो उसका क्षय होने पर 21 प्रकृति रूप उसका सत्व रह जाएगा। हमने ओरिजिनल 28 देखा था, उसमें अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मुनि की 3 गई, तो 21 प्रकृति वाला मोहनीय का 21 प्रकृति वाला रह गया। पुनः अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण मध्यम 8 कषायों का क्षय होने पर, ये अप्रत्याख्यानावरण का क्षय कहाँ है और प्रत्याख्यानावरण का कहाँ है, हाँ, अप्रत्याख्यान का चौथे में, 5वें में। अच्छा, कुछ भी बोलो ना, अपने पास बहुत गुण स्थान है। देखो, उसका उदय नहीं है परंतु उसका सत्ता पड़ी है ना, सत्ता है कि नहीं है, तो कहाँ जाते हैं वो, 9वें में। हमने देखा पहले 16 जाती है, फिर 8 जाते हैं, वहाँ पर जाके क्षय हो जाता है। जब तक क्षय नहीं हुआ उसकी सत्ता है। हम द्रव्यान युग में क्या कहते, उसका अभाव हुआ, अरे अभाव हुआ। पहले ऐसे हम कहते अभाव हुआ, अभाव हुआ। तो हमें कोई मिले थे ऐसे करना में क्या अभ्यास, अरे अभाव मत कहो, अनुदय कहो, तुम अभाव मत कहो, क्योंकि वो सत्ता में पड़े हैं। जब तक क्षय नहीं होता उसका अभाव नहीं होता है। हाँ, कषाय नहीं उठ रहे उस अपेक्षा से हम उसको अभाव कहते हैं, पर हमें ये मालूम होना चाहिए वो सत्ता में है। और 9वें गुणस्थान में जो क्षपक वाला 9वां है ना, उपशम वाला नहीं, तो उसकी क्षपणा करेगा, वो नष्ट हो जाएगी। तो 21 में से एकदम 8 गए तो कितने रह जाएंगे, हाँ 13। देखो 13 प्रकृति, यानी पहले 21 के बाद यहाँ किसका नंबर था, ऊपर देखो जो सब नंबरिंग दिए है वो 13 रह जाते हैं। और फिर उसके बाद एक एक वेद चला जाता है, स्त्री वेद और नपुंसक वेद में से। देखो इसकी थोड़ी विशेषता है, किसको स्त्री वेद पहले जाता है, किसको नपुंसक वेद जाता है, किसको कैसे, उसकी हम चर्चा थोड़ी देर की बात करेंगे। ये केवल पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। अभी अपना समय हुआ है ना, थोड़ी देर में हम मिलते हैं यहाँ पर। बोलो 24 भगवान।